नमस्कार दोस्तों, मैं स्विन आप सभी का स्वागत करता हूं सफलता के सारथी यूट्यूब चैनल पर। तो ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की जो सीरीज चल रही है उसके लिए अक्टूबर महीने की थर्ड वीक के लिए ये वीडियो है। सारे करंट अफेयर्स को इसमें कवर किया गया है, सारे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन की सहायता से आप तक पहुंच सके। जिस तरह से हमारी वीडियोस का पैटर्न रहता है उसी तरह से इस वीडियो का भी पैटर्न रहेगा। पहले हम कुछ मेन टॉपिक्स को वन लाइनर के फॉर्म में कवर करेंगे, उसके बाद सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट डेज से। तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल डे मनाया गया, ठीक है, आपको याद रखना है। 12 अक्टूबर को मनाया गया गाठिया रोग दिवस, ठीक है। गाठिया रोग दिवस जो है यह जागरूकता मनाने के लिए मनाया जाता है और इसको हम हर साल मनाते हैं ताकि लोगों में गाठिया रोग के प्रति जागरूकता बढ़े। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया और यह भी जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, यह भी आपको याद रखना है। और 13 अक्टूबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस, ठीक है। कुछ कुछ लोग डाक टिकट को कलेक्ट करते हैं, यह उनकी हॉबी टाइप की होती है, तो इसके लिए यह एक दिवस है। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया, ये आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? हैंड हाइजीन फॉर ऑल, ठीक है। हैंड हाइजीन तो आजकल बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोरोना वायरस ने जिस तरह से बढ़ता ही जा रहा है और लोग अब लापरवाह भी होते जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद द स्टैंडर्ड्स, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद द स्टैंडर्ड्स। 15 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल रूरल वुमेंस डे, ठीक है। इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग रूरल वुमेंस रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19, याद रखिएगा। 15 अक्टूबर को ही मनाया गया वर्ल्ड स्टूडेंट डे। अब्दुल कलाम जी का जन्म दिवस होता है, उसके मौके पर मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे, यह भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे हो जाता है। 16 अक्टूबर को मनाया गया वर्ल्ड फूड डे, ठीक है। फूड डे मनाया गया 16 अक्टूबर को, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे को भी आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ठीक है। ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, यह इसकी इस बार की थीम थी, आपको याद रखना है। इसके बाद अब हम बात करेंगे जो श्रद्धांजलियाँ हैं उनके बारे में। इस वीक में जो श्रद्धांजलियाँ हैं उनके बारे में बात की जाए तो मलयालम भाषा के कवि अक्कितम अच्युतन नंबूदरी का निधन हो गया है। और अगर आप हमारे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इनको 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जब दिया गया था उस समय इनके क्वेश्चंस को कवर किया गया था। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। उसके बाद यह प्रदान किया गया था कुछ समय पहले, इसी वर्ष के लिए ये प्रदान किया गया है, इसलिए आपको याद रखना है। अब इनका हो गया है निधन, ठीक है। और यह क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि अक्कितम अच्युतम नंबूदरी जो है वह किस भाषा के कवि हैं, तो आपको आंसर लगाना है मलयालम भाषा के कवि हैं। प्रसिद्ध गायिका कौमुदी मुंशी का निधन हो गया, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला भानु अथैया का भी निधन हो गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ये भी आपको याद ही रखना है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली यह पहली भारतीय महिला हैं भानु अथैया, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में। हाल ही में पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यह राज्य बन गया है केरल। केरल के जो सीएम हैं पिनराई विजयन, उन्होंने राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की घोषणा की है, जिसके बाद से केरल देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सभी जो पब्लिक स्कूल है ना वहाँ पर कक्षाएं हाई टेक्नोलॉजी से लैस होंगी। और यह जो कार्यक्रम है, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो यह शुरू हुआ था 5 जुलाई 2019 से। अब बात हो रही है केरल की, तो केरल का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पर खोला गया, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह पलक्कड़ में खोला गया है, ठीक है। पलक्कड़ में इसको बनाया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के ऊषा का हाल ही में निधन हो गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर ही हैं इस वीक के जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो इसलिए इनको ध्यान से सुनिए। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, केरल का पहला मेगा फूड पार्क पलक्कड़ में बनेगा। और दूसरा जो है वह है केरल की पहली महिला मुख्यमंत्री के ऊषा का निधन हो गया, ये आपको याद रखना है केरल से। इसके अलावा गवर्नर जो है वह है आरिफ मोहम्मद खान। बात की जाए अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए ये भी करंट अफेयर्स ही हैं जिनको हमने ऑप्शंस के फॉर्म में कवर किया है। बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में शुरू हुई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना।
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना कहाँ पे शुरू हुई है? उत्तराखंड में। अब अगर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है जगन्ना बिट्या कनुका योजना, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि भारत में सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड H2O, जैसा कि आप जानते हैं, ये एक प्रदूषण फैलाने वाली एक गैस है, जिनको हम अम्लीय वर्षा जो होती है उसके लिए भी ये जिम्मेदार होती है। ये हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2SO4 बनाती है, ठीक है, और यही वही गैस है। तो उसके उत्सर्जन में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो वह रहा है मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसके सम्मान में एक स्मारक 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यह है विजय राजे सिंधिया। विजय राजे सिंधिया जो हैं, ये भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थी और इनके जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए 100 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया गया है और ये ग्वालियर की राजमाता के नाम से भी जानी जाती हैं। आप इनको काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। देखिए, अब अगर मैं बात करूं ये जो अन्य ऑप्शंस लिखे हुए उनके बारे में, अगर मैं बात करूं FAO के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो 16 अक्टूबर 2020 को इसकी 75वीं वर्षगांठ थी। तो इस अवसर पर भी 75 मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। FAO के हेडक्वार्टर की बात करूं तो यह है रोम, इटली में, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। बात की जाए मुकेश अंबानी के बारे में, देखिए मुकेश अंबानी जो हैं, फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 में लगातार 13वें साल इनने टॉप किया है। 13 साल से ये टॉप करते हुए आ रहे हैं फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये 13 बार इन्होंने टॉप किया। उसके बाद अगर बात की जाए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरोनवाई जेनेबकोव के बारे में, तो ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति हैं। तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कोच्चि में 2 दिवसीय तटीय अभ्यास का आयोजन किया गया, उसका नाम क्या है? तो इस तटीय अभ्यास का नाम है सागर कवच, ठीक है। भारतीय नौसेना और इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे हुए सभी हितधारकों के साथ मिलकर सागर कवच नामक 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास किया गया। ये जो सुरक्षा अभ्यास है ना, यह केरल, कर्नाटक और जो लक्षद्वीप वाला तटीय क्षेत्र है वहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा और मैप पे आप इसकी लोकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं अगर आपको मैप याद होगा तो। इसके अलावा नौसेना की बात हो रही है, तो बात की जाए नेवी चीफ कौन है, तो वह है एडमिरल करमबीर सिंह। अगर हम बात करें ये जो अन्य ऑप्शन लिखे उनके बारे में, देखिए ये है सागर कवच और यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा सुरक्षा कवच। सुरक्षा कवच के बारे में बात की जाए तो सुरक्षा कवच भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया है, ठीक है, ये दोनों अलग हैं। इसका आयोजन भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किया है सुरक्षा कवच का, ठीक है, एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन यह क्या है? तो जो 8 भारतीय समुद्र तट हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में पहला देश बन गया है भारत, जिसे यह उपलब्धि 2 साल में हासिल की है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो बोंगो सागर है, ये क्वेश्चन तो हम कवर कर चुके हैं पहले वाली वीडियो में भी। बोंगो सागर भारतीय नेवी व बांग्लादेशी नेवी के बीच बोंगो सागर एक युद्ध अभ्यास हुआ और इसका दूसरा एडिशन इस वर्ष आयोजित किया गया हाल ही में, ठीक है। बोंगो सागर एक युद्ध अभ्यास है जो कि भारतीय नेवी व बांग्लादेश नेवी के बीच हुआ है, ठीक है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जारी किया गया, तो आपको ये बताना है भारत में इसकी रैंकिंग, भारत इस लिस्ट में किस पायदान पर रहा है। तो देखा जाए तो भारत की जो रैंकिंग है वह काफ़ी खराब स्थिति में 94 प्लेस पर इसमें भारत रहा है और भारत जो है सिर्फ 13 देशों से ही आगे है। ये टोटल 107 देशों की सूची थी। अगर बात की जाए कुछ अन्य देशों के बारे में जो हमारे पड़ोसी देश हैं, तो जो पाकिस्तान है वो इस लिस्ट में रहा 88 प्लेस पर, नेपाल रहा 73 प्लेस पर, बांग्लादेश रहा 75 और श्रीलंका रहा 64 प्लेस पर। तो देखा जाए तो इन सभी की स्थिति ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से अच्छी है।
तो काफ़ी सीरियस कैटेगरी में भारत को रखा गया है 94 प्लेस पर, ठीक है। तो स्थिति काफ़ी गंभीर है। इसके अलावा ये जो अन्य ऑप्शंस हैं ये भी कुछ रैंकिंग्स हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूँ 129 जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ऑक्सीफेम इंटरनेशनल द्वारा जारी कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स जारी किया गया, उसमें भारत रहा 129 प्लेस पर, ठीक है। कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, ठीक है, इसमें भारत किस प्लेस पर रहा 129। अब अगर मैं बात करूं 58 यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत रहा 58 प्लेस पर, ये आपको याद रखना, और इसमें पहले स्थान पर रहा है न्यूजीलैंड, ठीक है। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है वो जापान का है, वो आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। बात की जाए जो तीसरा जहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, तो जलवायु आपदाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत जो है वह तीसरे स्थान पर आ गया है, ठीक है। जलवायु से जो देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उन देशों की सूची में तीसरे स्थान पर भारत है। अगर मैं बात करूँ पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो वो है चीन, और दूसरे स्थान पर है USA। यहाँ से आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 जीत ली है? तो इसको किसने जीता है? इसको जीता है लॉस एंजलिस लेकर्स ने। और इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने मियामी हीट को हराया और इस चैंपियनशिप को अपने नाम कर लिया। देखिए, लेकर्स के एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है लेब्रॉन जेम्स। इनको NBA फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब मिला है। यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे लेब्रॉन जेम्स, ठीक है। इनको क्या मिला है? NBA फाइनल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब इनको मिला है। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा कॉन्स्टेंटिना डीटा के बारे में बात की जाए, तो इनके बारे में बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इनको वर्ल्ड एथलीट हाफ मैराथन चैंपियनशिप डायनेमिक 2020 का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए, देखिए जो NBA है, NBA के बारे में बात अगर मैं करूं तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1946 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है न्यूयॉर्क USA में, याद रखना। इसके अलावा अब मैं बात करूं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में 2020 फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल किसने जीत लिया है? देखिए, इनके बारे में अगर हम बात करें तो राफेल नडाल ने यह जीता है, और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये लगभग आपके एग्जाम में मिलेगा ही आपको। राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराया, ठीक है, और फ्रेंच ओपन 2020 मेंस सिंगल का खिताब जीत लिया, और यह इनका 13वां फ्रेंच ओपन का खिताब है और 20वां ग्रैंड स्लैम का खिताब है, तो यह भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए वुमेन सिंगल की, तो वुमेन सिंगल की जहाँ पे आपको लिस्ट बनी हुई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ईगा, यहाँ पे देखेंगे ईगा स्वेटेक, ये इनका नाम है, ये पोलैंड के, और ये पोलैंड की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई सिंगल ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। स्वेटेक इनका नाम है, ठीक है, ईगा स्वेटेक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेंस डबल की, तो यहाँ पे आपको नाम लिखे हुए दिखेंगे केविन व आंद्रेस मिल्स, ये जर्मनी के हैं, इन्होंने ये खिताब जीता है मेंस डबल का। वुमेंस डबल के लिए आप बात की जाए तो यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे टीमिया बाबोस जो कि हंगरी की हैं, और इसके अलावा क्रिस्टियाना मियाडेनोविक, ये फ्रांस की हैं, तो फ्रांस की हैं यहाँ पे, तो इन दोनों ने यह खिताब जीता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद रखिएगा, हो सकता है इनसे आप कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल जाए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में DRDO ने किस एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो DRDO ने रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया है, और DRDO ने उड़ीसा के पास व्हीलर द्वीप पर एक नई पीढ़ी की एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया है। रुद्रम 1 इसका पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है, और इसको SU-30 MK-1 लड़ाकू विमान में लॉन्च किया जाएगा, और यह ध्वनि की गति से, जो आवाज़ की गति होती है, जो साउंड की गति होती है, उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा तेज है, ठीक है। और यह मिसाइल दुश्मन की रडार प्रणाली एवं उसके संचार नेटवर्क को भी समाप्त कर सकती है, और एवं 250 किलोमीटर तक इसकी जो मारक क्षमता है, तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मिसाइल है, काफ़ी ताकतवर है। बात की जा रही थी DRDO की, तो DRDO का जो हेडक्वार्टर है वह न्यू दिल्ली में स्थापना हुई थी 1958 को। इसके चेयरमैन है G सतीश रेड्डी।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ अन्य ऑप्शंस जो लिखे हुए उनके बारे में, तो डीआरडीओ ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल सौर्य का भी तो सफल परीक्षण किया है, आपको याद रखना है, ठीक है। सौर्य एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ ने किया है। रूस ने टी सिरकॉन, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा, तो रूस ने यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया है टी सिरकॉन का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, यहाँ पे ऑप्शन में आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसके बारे में मैं बात इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आंध्र प्रदेश के होलोंगी में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूँ समर्थ, ठीक है, सॉरी, समर्थ के बारे में बात की जाए तो डीआरडीओ ने सुपरसोनिक टॉर्पीडो समर्थ का सफल परीक्षण किया है, आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में हुई chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप किसने जीत ली है? तो इसको किसने जीता है? इसको जीता है निहाल सरीन ने। भारतीय खिलाड़ी हैं ये निहाल सरीन, और ये चेन्नई के हैं। चेन्नई में chess.com की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप इन्होंने जीत ली, और उन्होंने हराया किसको? इन्होंने रूस के एलेक्सी सरना को हराया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने यह चैंपियनशिप अपने नाम की। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो भारतीय व्यवसायी साइरस पूनावाला, जो आपको यहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे, साइरस पूनावाला, तो इन्होंने पहली बार फोर्ब्स टॉप 20 में जगह बनाई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्ब्स टॉप 10 में जगह बनाई है, सॉरी, भारतीय व्यवसायी हैं ये, तो जो व्यवसायिकों के लिए एक लिस्ट जारी की गई थी फोर्ब्स टॉप 10, उसमें इन्होंने जगह बनाई, आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्रीकांत दातर, यहाँ पे लिखे हुए दिखेंगे, तो इन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन इन्हें बना दिया गया है, ठीक है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन बना दिया गया है श्रीकांत दातर को। इसके अलावा अब मैं बात करूं हरीश कोटेचा के बारे में बात की जाए, तो इन्हें सेंड्रो नीज लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। सेंड्रा नीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा का विमोचन किया है? तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनका नाम है डॉक्टर बाला साहेब विखे पाटिल। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम जो है वह है देह वीच वा करणी। इसका नाम, इसका जो अर्थ है, अगर उसके अर्थ के बारे में बात करें तो नेक काम के लिए अपना जीवन समर्पित करना, यह इसका अर्थ है। और बाला साहेब विखे पाटिल विभिन्न क्षेत्रों में इन्होंने पथ प्रदर्शक के रूप में भी कार्य किया है, एवं पथ प्रदर्शक के रूप में भी यह जाने जाते हैं। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जीबीएस सिद्धू के बारे में बात की जाए तो इन्होंने एक बुक लिखी है जिनका नाम है द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। प्रियंका तेलेस्रा के बारे में अगर हम बात करें तो प्रियंका तेलेस्रा ने लिखी है द रिटर्न ऑफ लास्ट सिविलाइजेशन, द फॉरगॉटन एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चैतन्य वेंकटेश्वरन के बारे में बात की जाए, तो चैतन्य वेंकटेश्वरन बनी है एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हो सकता है आपको एग्जाम में मिले, तो ये एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। कौन बनी है? चैतन्य वेंकटेश्वरन। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीत लिया है? तो इसको जीता है हमारे चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन की यह इस बार की 7वीं जीत है, ठीक है, यह इसको आपको याद रखना है। और इनके करियर की अगर मैं बात करूं तो यह इनके करियर की 91वीं जीत है। इस वर्ष इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है, स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स, हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, बट्टक्सन ग्रैंड प्रिक्स, ये जीत चुके हैं इस वर्ष के। इसके अलावा जो आपको लिखे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे वाल्टेरी बोटास, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने भी इस वर्ष के 2 ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किए हैं, जिनमें है रसियन व ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। 2 जीते हैं किसने? वाल्टेरी बोटास ने। इसके अलावा पियरे गैसली जो हैं, इन्होंने इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है। इसके अलावा अब हम बात करें मैक्स वर्स्टेपन की, तो जो 70वां एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, तो इनको आप याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? तो भारत को
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया और फ्रांस को चुना गया सह अध्यक्ष, ठीक है। और ये 2 साल तक अध्यक्ष रहेगा। अगर मैं बात करूं आईएसए की, तो आईएसए जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वह है गुरुग्राम हरियाणा में। इसके जो लीडर हैं वर्तमान में वह हैं उपेंद्र त्रिपाठी, याद रखिएगा। अब अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो बात की जाए रसिया के बारे में, तो जो रूस है इसने हाल ही में दूसरी कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है एपीवैक, ठीक है, एपीवैक कोरोना, इसको मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जापान के बारे में अगर हम बात करें, तो जापान ने साउथ चाइना सी में पनडुब्बी रोधी ड्रिल की शुरुआत की है। जापान ने किसकी शुरुआत की है? पनडुब्बी रोधी ड्रिल की शुरुआत की है साउथ चाइना सी में, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो चाइना है वह अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसके चलते यह किया गया है। अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की बात की जाए, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATE ने एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों पर रोक न लगाने के कारण इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है, इन्हेंस्ड फॉलोअप लिस्ट में डाल दिया है क्योंकि इसने आतंकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं स्विट्ज़रलैंड के बारे में, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की जो बैठक थी उसका आयोजन होना था दावोस में। अब वह दावोस में नहीं हो गई, उसका जो आयोजन है वह होगी लुसर्न बर्गेन स्टॉक, स्विट्जरलैंड में ही होगा उसका आयोजन। लुसर्न बर्गेन स्टॉक यह जगह का नाम है, यहाँ पे इसका आयोजन होगा, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन देश का पहला हर घर जल देने वाला राज्य बन गया है? तो यह राज्य बन गया है गोवा। जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार गोवा देश का पहला राज्य बन गया है हर घर जल देने वाला, ठीक है, हर घर जल के लिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नल का कनेक्शन पहुंचाया है गोवा ने, तो इस तरह से ये हर घर इसने जल पहुंचाया है, तो इसके लिए ये पहला राज्य बन गया है देश का। गोवा की बात हो रही है, तो गोवा की जो कैपिटल है वह है पणजी और जो CM है वह है प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो देखिए दिल्ली के बारे में बात की जाए तो जो ट्री प्लांटेशन पॉलिसी है उसको पास करने वाला पहला राज्य बन गया है दिल्ली, आपको याद रखना है। और भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म झारखंड में पाया गया। झारखंड से आपको क्या याद रखना है? भारत का पहला ड्रैगन फ्लाई जीवाश्म जो है वह कहाँ पाया गया? वह झारखंड में पाया गया। उत्तराखंड के बारे में अगर हम बात करें, तो उत्तराखंड जो है जो पिरूल होता है, मतलब कि जो ताड़ के पत्ते हैं, ताड़ के पत्तों से बिजली उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। बात की जाए तमिलनाडु के बारे में, तो भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो उसको स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में, आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NTPC के CMD का कार्यकाल 2025 तक बढ़ा दिया गया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गुरदीप सिंह। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट ने नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल 31 जुलाई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है, तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा NTPC से आपको ये भी याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगर मैं बात करूं जो अन्य ऑप्शंस लिखे उनके बारे में, तो चेतन आनंद के बारे में बात की जाए तो इनको ट्रांसफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। विशाल शर्मा के बारे में बात की जाए तो इनको यूनेस्को में शामिल स्थायी प्रतिनिधि, ठीक है, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में इनको शामिल किया गया है, आपको याद रखना है। बात अगर मैं करूं प्रिंस विलियम के बारे में, तो इन्होंने जलवायु नवाचार के लिए अर्थ शॉर्ट प्राइज की शुरुआत की, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए मनोज मुकुंद नरवाने के बारे में, तो इनको तो आप काफ़ी अच्छे से जानते ही हैं। नवंबर 2020 में नेपाल सरकार के द्वारा इनको द नेपाल आर्मी, जनरल द नेपाल आर्मी की मानक रैंक से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी, यह एक मानक रैंक थी, इससे सम्मानित किया गया है मनोज मुकुंद नरवणे को, ये आपको याद रखना है। और ये हमारे आर्मी चीफ भी हैं, वह तो आपको पता ही है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा गुजरात में। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीन
ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए जो वेदांत समूह है ना, वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है और इससे हर साल 300 किलो टन प्रति वर्ष उत्पादन किया जाएगा और कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा इससे। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर होगा, ये आपको याद रखना है। बात की जा रही है गुजरात की, तो गुजरात के सीएम है विजय रूपानी, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए उड़ीसा जहाँ पे आपको लिखा हो दिखेगा, तो उड़ीसा सरकार ने स्वच्छ पेयजल के लिए शुरू की है सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, ठीक है, योजना। ये एक योजना है जिसका नाम है सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन, ये शुरू की है उड़ीसा ने। बात अगर मैं करूं हरियाणा के बारे में, तो हरियाणा ने मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब को लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। पंजाब के बारे में बात की जाए तो पंजाब ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% का आरक्षण दे दिया है। 33% का आरक्षण दे दिया है सरकारी नौकरियों में पंजाब ने महिलाओं को। उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है हाथ धोना रोको कोरोना, ठीक है, हाथ धोना रोको कोरोना नाम का एक अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। तो ये आप भी इसका पालन कर सकते हैं, अपने घर में हाथ धोते रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे स्टेबी अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस से सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता को 17वें वार्षिक स्टडी अवार्ड फॉर वुमेन इन बिजनेस कैटेगरी में, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन बिजनेस कैटेगरी थी, उसके लिए इनको चुना गया है। और यह जो है सीमा गुप्ता वर्तमान में यह पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की निदेशक हैं, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो मिंटी अग्रवाल के बारे में बात की जाए तो मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बन गई हैं, ये आपको याद रखना है। बात की जाए साई एबरा के बारे में, तो इनको शस्त्र रामार्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है, शस्त्र रामार्जुन अवार्ड से। बैंक ऑफ घाना के बारे में बात की जाए तो सेंट्रल बैंक ऑफ ईयर 2020 अवार्ड इसने जीता है, बैंक ऑफ घाना ने। बात की जाए आईएमएफ के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है, तो इसने चालू वित्त वर्ष में भारत की जो जीडीपी है वह -10.3% रहने का अनुमान लगाया है, ठीक है। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में, वर्तमान में इसकी अध्यक्ष हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन तजाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए हैं? देखिए तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति बन गए हैं उनका नाम है इमोमाली रहमोन, ठीक है, यह इनका फोटो है जैसा कि आप देख सकते हैं। तजाकिस्तान की जो कैपिटल है वह है दुशांबे और जो करेंसी है वह है तजाकिस्तानी सोमान, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सादिर जापरोव, ठीक है, सादिर जापरोव, यहाँ पे आपको लिखे हुए दिखेंगे, यह बन गए हैं किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री। और किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वह है बिश्केक और जो करेंसी है वह है किर्गिस्तानी सोम, याद रखिएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया में भारत के नए राजदूत बने हैं मनोज कुमार भारती, ठीक है, मनोज कुमार भारती बने हैं इंडोनेशिया में भारत के राजदूत। अल्बानिया में भारत के राजदूत बन गए हैं राहुल श्रीवास्तव, ठीक है, राहुल श्रीवास्तव बन गए हैं अल्बानिया में भारत के राजदूत, याद रखिएगा। इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत पे ने कितने क्रिकेटरों को अपने अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो भारत पे ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में 11 क्रिकेटर्स को इसमें शामिल किया है, जैसा कि आप इनकी फोटो देख सकते हैं। सबसे प्रभावी अभियान जो है वह है टीम भारत पे, इसको शुरू किया है और इसको शुरू करने की घोषणा की गई है। और इस सीरीज को पुनील मल्होत्रा के निर्देशन में इसको शुरू किया गया, ठीक है। और जो इसका एक संदेश यह एक देता है, उस संदेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो हम हैं टीम भारत पे जो देश के हर दुकानदार के साथ हैं खड़े, यह एक संदेश यह कैंपेन देता है, ये आपको याद रखना है। यह जो सूची है इसमें आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पे रोहित शर्मा जी आपको दिखेंगे, केएल राहुल दिखेंगे और भी काफ़ी खिलाड़ी हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, आप पिक में देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हमारी ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके और आने वाले एग्ज़ामों की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए इस वीडियो को एक बार और आप देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।